क्या आप खेती में घाटे से परेशान हैं? क्या सभी फसल नुकसान दे रही हैं? ये तय करना मुश्किल है कि कौन सी फसल उगाई जाए, कौन सी नहीं। या इस बात से परेशान हैं कि खेत में जो पैदा हो रहा है उसे बेचे कहाँ, मार्केट कैसे तलाशी जाए और खेती में सफलता का कोई सेट फॉर्मूला है भी नहीं। इन सवालों का कोई एक जवाब तो नहीं, लेकिन बहुत से ऐसे किसान जरूर हैं जिनकी मेहनत, सफलता और उनके खेती के करने का तरीका आपकी कई मुश्किलें सुलझा सकता है। न्यूज पोर्टली की सीरीज तकनीक से तरक्की में मिलिए मधुसूदन पाटीदार और उनके बेटे आशुतोष पाटीदार से। फसल हो गई थी करीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ के आसपास। पपीता का भी बहुत अच्छा भाव था, केले का भी बहुत अच्छा भाव था, सीताफल का भी अच्छा भाव था, नींबू का भी अच्छा भाव था। किसान को ये डेफिनेटली लेके चलना पड़ेगा कि आप मार्केटिंग कैसे मैनेज कर रहे हैं, आप रिलेशन कैसे बना रहे हैं। इनके पास पुरानी खेती का तजुर्बा और एडवांस तकनीक की ताकत दोनों है। एक बार तो हमको बैंक वालों ने भगा दिया था कि कैसे तो भरोगे आप लोन, फिर बड़ी मुश्किल से हमको लोन मिला था। पिता पुत्र की ये जोड़ी खेती की एक्सपर्ट और मार्केट की मास्टरमाइंड है। जैसे ही आप टेक्नोलॉजी पे गए तो आपको ऑटोमेटिकली क्वालिटी और प्रोडक्शन बढ़ता है। क्वालिटी अगर आप दे रहे हैं तो आपका उसको बंदा खरीद रहा है, वो आपको डेफिनेटली पैसा ज्यादा देगा। जो रटून दूसरी जगह 12, 13, 14 में कट रही है वो अपन ने 17, 18 में दी है। 2-3 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। वैज्ञानिक लोग जितना खाद दवाई बोलते हैं उतना नहीं करता हूँ। मेरा अनुभव और उनका अनुभव दोनों मिला के करता हूँ। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो खुद का ब्रांड करके एक्सपोर्ट करना है, बनाना। मध्य प्रदेश के धार जिले के बवरिया गांव के किसान मधुसूदन पाटीदार को निमाड़ और मालवा बेल्ट ही नहीं, देश के कई राज्यों में मधु काका के नाम से जाना जाता है। मधु काका निसरपुर ब्लॉक के 3 गांव में केला, पपीता, सीताफल, अमरूद यानी जामफल और नींबू की खेती करते हैं। साल 1980 में कॉमर्स से पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले मधुसूदन पाटीदार की खेती यात्रा रोचक है। 1980 में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था मास्टर ऑफ कॉमर्स में। उसी के बाद से मैं खेती में हूँ। उस टाइम हमारी खेती करीबन 4 भाइयों में 60 एकड़ थी। इसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ाते हुए मतलब जब 4 भाई डिवाइड हुए तो मतलब सबके पास 70-70 एकड़ आ गई थी। और अभी मैंने 100 एकड़ और ख़रीदी है। मेरे पास करीबन 170 एकड़ ज़मीन घर की है और 50 एकड़ लीज की कर रहा हूँ। खेती का थोड़ा था अनुभव, पिताजी ने हमको जाने नहीं दिया, मतलब खेत में ही करो अपने, मतलब जो भी करना हो। ये है आशुतोष पाटीदार, MBA की डिग्री वाला हाईटेक किसान। ये भारत की खेती का नया चेहरा भी है। इनका पूरा जोर खेती में तकनीक के इस्तेमाल और क्वालिटी प्रोडक्शन पर है। मैंने BSc बायोटेक में किया, उसके बाद MBA करा और उसके बाद मैंने ब्रिस्टोन कंपनी में 6 महीने जॉब करी। लेकिन जॉब के दौरान ही मुझे लगा कि अगर मैं इधर समय बर्बाद करूंगा तो जब मुझे खेती में रुझान था, शुरू से बचपन से पापा के साथ में खेत में आता था मैं और देखता था कि मुझे इंटरेस्ट है शुरू से कि खेती में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके कारण मैंने 6 महीने खाली इसलिए जॉब किया ताकि पापा को हमेशा से था कि यार अपने पैरों पे खड़े होना है। उसके बाद मैंने जॉब करके पापा के साथ 2008 में ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के 2 वर्ष के बाद ही मैंने ये देखा कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। तो फिर मैंने पापा को बोला कि हमको ऑटोमेशन की ओर जाना चाहिए क्योंकि हमारी फील्ड बड़ी है और उसको मैनेज करने के लिए हमको ऑटोमेशन की ओर जाना है। ऑटोमेशन लगने से पहले हमको 150 एकड़ जो मेरे 150 वॉल थे फील्ड पे, उसको मैनेज करने के लिए मुझे 10 लेबर लगते थे और अगर वो एक दिन भी नहीं आए या कुछ भी आपका त्यौहार आया तो फिर आपको पूरा उसमें बिजी होना पड़ता था और उसके कारण आप जो प्रोडक्शन पे फोकस नहीं कर पाते थे। तो उसके बाद हमने ऑटोमेशन होने के बाद खाली एक बंदा पूरा 150 एकड़ का फर्टिगेशन और इरिगेशन दोनों मैनेज कर लेता है। तो इससे हमारा खाद की बचत भी हुई और पानी की बचत भी हुई और हमारी प्रोडक्शन 25 से 30% बढ़ गया और प्रोडक्शन बढ़ने के साथ क्वालिटी बहुत इंप्रूव हुई तो हमको उसके दाम अच्छे मिलने लगे। मुनाफे की खेती का कोई थंब रूल नहीं है। अपने खेत की मिट्टी, जलवायु, बीज और फसल का चुनाव
और खेती में आपकी जानकारी ये तय करती है कि खेती का ऊंट किस करवट बैठेगा। पिता पुत्र इन बातों को बखूबी समझते हैं। किस टाइम क्या फसल लगाना है और कैसे ज़मीन के हिसाब से फसल का चुनाव करना है, पहली बात तो। और उसके बाद मार्केटिंग का रहता है मेन तो। पका लिया और नहीं बिका और बेभाव बेच दिया तो उसमें भी गड़बड़ होती है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट था तो सब जोड़ घटाव करके चला मैं। नहीं, ऐसा नहीं। वो जो हमारा पुराना खेत है उसमें हमने मौसम भी लगाई थी, कुछ फसलों में लॉस भी किया हमको। उसमें कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा था, 14% के ऊपर। हमको मना भी किया था, बाकी फिर भी हम रिस्क लेके करते गए। तो मौसम भी हमारी उस खेत में फेल हुई। अगर इस खेत में मौसम भी करेंगे तो बराबर आएगी। वो जो पुरानी ज़मीन है हमारी, वो पीली मिट्टी की, उसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा है 14% से। मौसम भी किया था, अंगूर किया था, अनार किया था। वो 3 क्रॉप में हम उस टाइम सक्सेस नहीं हुए थे। बाकी पपीता, मिर्च हमने बहुत लार्ज स्केल पे की थी, 100 एकड़ में लगाई थी। उस टाइम दिल्ली हाट और किरण चल रही थी, तो उसी का हमारा सेकंड बीज बहुत ले गए, मिर्ची ले गए हमारे यहाँ से। और उसका बीज निकाल के लोगों ने बहुत पकाई, किसानों ने बहुत पकाई थी उस टाइम। अगर अपने नाले से अपनी ज़मीन के हिसाब से करेंगे कि क्या फसल अपनी ज़मीन में सूट करेगी, अपना वातावरण क्या है, किस टाइम पे फसल आना चाहिए। जो कच्चा फ्रूट है उसके तो डिमांड देखना ही पड़ेगी, अपन किस टाइम निकालेंगे तो ही अपन सक्सेस होंगे। लगा दिया और किसी टाइम में आ गया फल तो नहीं चलेगा वो। अब तो मौसम में बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है। इसी साल ये बारिश हुई अभी 1 महीने की, उसमें मतलब सब सीताफल का मार्केट भी डाउन कर दिया, केले, कच्चे फ्रूट का सब मार्केट डाउन कर दिया। सीताफल, केला, पपीता एकदम से पूरा पका दिया। पहले हमारी पपीता 22.5 रुपये में टूटी, दूसरा तोड़ 12.5 में, और तीसरे तोड़ में 2 रुपये में भी ले जाने को तैयार नहीं। ये मौसम 15 रोज तक जो अभी मौसम खराब रहा उसमें ऐसा हुआ। ज्यादातर किसानों के लिए मार्केटिंग सबसे मुश्किल काम है। मधु भाई पाटीदार और आशुतोष के लिए मार्केट कोई समस्या नहीं है। वो कहते हैं खरीदार तो हमेशा अच्छे माल की तलाश में रहते हैं। अगर आप क्वालिटी बना रहे हैं तो आपको कहीं से भी कस्टमर ढूंढ के आएगा। तो जिस वेंडर के यहाँ दुकान उतरी उसके पास देसाई का माल जाता है, तो उसने बोला ये तो देसाई का माल है, बोले ये लोकल फार्मर का है ही नहीं। तो फिर आपकी जो मार्केटिंग होती है कि यार भाई ये मधु भाई के खेत में से आया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास कस्टमर आएगा। ऐसे ये गोवा में हुआ है, मैंने फ्रूट्स कम रखे, दूसरे फार्मर्स ने फ्रूट्स बहुत ज़्यादा रखे, तो आपकी क्वालिटी बनी है। तो जैसा ही मैंने उसको मार्का करके भेजा बॉक्स में, तो मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आप हमको ही माल भेजिए। और ऐसा कस्टर्ड एप्पल में जैसे ही मेरा माल गया तो वापस डिमांड आई कि नहीं आपका माल अच्छा है। और एक जो कस्टमर था उसका फ़ोन आया कि अगर आपके यहाँ प्रॉब्लम नहीं आती तो पूरा माल खरीदूंगा आपको। तो हमने उसको एक गाड़ी भेजी, उसके बाद वो रेगुलर खरीद रहा है। मधु काका और आशुतोष पाटीदार की सफलता में तकनीक का अहम रोल है। खेती के इस धुरंधर किसान का कहना है कि वो तब से ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं जब बहुत कम लोग बूंद बूंद सिंचाई का नाम जानते थे। उस टाइम इतने साधन नहीं थे, पानी के साधन नहीं थे, लाइनें नहीं थी, जो कुएं थे, कुएं वो क्या बोलते, जब मोटर चलाते थे बेलों से पानी निकालते थे। वो ये न तो बिजली थी न इंजन थे, बेलों से वो मोटर से निकालते थे पानी। उसके बाद धीरे से इंजन आया, उसके बाद बिजली आई, कुएं करवाए, उसके बाद फिर ये ड्रिप इरिगेशन आया। तो जैसे जैसे नया आविष्कार होता गया वैसे वैसे खेती में चेंजेस भी आए। पहले अनुभव था, खेतों की छोटी छोटी लाइनें थी। हमारी सबसे पहले लाइन तो 87 में जो डली थी वो 30,000 फुट थी पहली लाइन। इसके बाद जैसे ज़मीन बढ़ती गई वैसे लाइनें बढ़ाते गए। अभी नर्मदा से करीब हमारी कंबाइंड लाइनें चारों भाइयों की 8 लाइनें हैं। उसमें 3 250 mm की है और 5 लाइनें 200 mm की है। सभी 7 लाइनें जेन की है। हमने 90 में ड्रिप शुरू कर दिया था जब डीपर आया था, इनलाइन नहीं था। मधु भाई पाटीदार के परिवार को पपीता और केले की खेती ने इस ऊंचाई तक पहुंचाया है। ये दोनों फसलें कैसे उनके और उनके खेत के लिए अहम हैं, सुनते हैं। टर्निंग पॉइंट हमारा ऐसा रहा, जैसा भी नया खेत लिया हमने पपीता लगाई थी। उस टाइम में ये नहीं था, हाइब्रिड नहीं था, अपना देसी पपीता बड़वानी के नाम से ही प्रसिद्ध था। तो जितना का हम खेत लेते थे उसी साल पपीता लगाते थे, तो हम पपीता में पूरे खेत का पैसा एक ही साल में निकाल लेते थे। टर्निंग पॉइंट पपीता ही था हमारा उस टाइम। ये कब की बात है? ये 82 से। उसके बाद इसमें आए हम केले में।
तो केले में पहले वो श्रीमंती लगाते थे जब टिशू नहीं था, और बहुत सी वेराइटी बस रही था। तो मैं 25-25 पौधे, एक विलियम्स का लाया था, एक ग्रैंड लाया था। वो जब खेत में सक्सेस हुआ तो फिर ड्रिप डाल के फिर जैन का 2001 में पहले 2000 पौधे से शुरुआत करा, उसका रिजल्ट मिला। उसके बाद फिर 2001, 2, 3, 4 ऐसे 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख पौधे तीनों साल लगाए थे। केले का बहुत अच्छा है, और हम एक फसल लगा के केला नहीं छोड़ते, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल। हाँ, तीसरे साल। हाँ, बड़ा मिलता है। मौजूदा दौर में किसानों के सामने बदलता मौसम सबसे बड़ी मुश्किल है, इसलिए वो टेक्नोलॉजी के जरिए जमीन से लेकर आसमान तक नजर रखते हैं। आज अगर मैं देख के जा रहा हूँ कि पौधा स्वस्थ है, कल कौन सी डिजीज आ गई उसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि वेदर इतना चेंज हो गया है कि आज 2 दिन तक क्लाउड रहेंगे, अगले 2 दिन बाद बारिश हो जाएगी और वापस फिर टेम्परेचर नॉर्मल हो जाएगा। क्रॉप कवर हम लोग 2 चीज़ों के लिए लगाते हैं। यही क्रॉप कवर जो आप अभी आपने देखा है केले पे लगाया है, ये मैं सेकंड टाइम यूज़ कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने उसको समर में यूज़ करा था जब मैंने पपीता लगाया था। तो समर में उसको लगाने का लॉजिक ये था कि उसको अपने को हीट से बचाना है, और अभी जो विंटर सीजन है उसको मैं केले में यूज़ कर रहा हूँ ताकि उसको विंटर शॉक ना लगे। वो उस पर्टिकुलर में एक ह्यूमिडिटी क्रिएट करता है जो मॉर्निंग में उड़ता है, तो उसके कारण वो उतना टेम्परेचर उसका मेंटेन करके रखता है, तो पौधे को स्ट्रेस नहीं आता है। फिर पपाया और केले का हमने ये देखा कि इसको जब आप एक्सचेंज करेंगे, मतलब इसके बाद केले के बाद पपीता लेंगे और पपीते के बाद केला लेंगे, तो ये दोनों क्रॉप एक दूसरे को बहुत फेवर करती है, क्योंकि पपीता जो ऐसी क्रॉप है उसके रूट से लेके लीव्स तक, फ्रूट से लेके स्टेम तक, उसमें एक पपेन करके एंजाइम आता है, वो प्रोडक्टिविटी मतलब सॉइल की जो बोलते हैं पोरोसिटी वो बहुत बढ़ाता है, और उसके कारण केला बहुत प्रोडक्शन ज़्यादा अच्छा आता है। और सेम टू सेम पपीता का है कि केले के बाद पपीता बहुत अच्छा आता है, तो क्रॉप रोटेशन भी अच्छा हो जाता है और प्रोडक्शन भी बढ़ता है। भारत किसानों का देश है। 45% से ज्यादा ग्रामीण आबादी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है, लेकिन ज्यादातर किसानों की खेती से कमाई बहुत कम है। आशुतोष कहते हैं इसके लिए किसानों को जागरूक होने के साथ देश के कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर को इजराइल जैसा बनाने की जरूरत है, जहां फार्मिंग यानी खेती डेटा के आधार पर होती है। 2016 में इजराइल गया था मैं, तो इजराइल में मैंने देखा वहाँ पे गवर्नमेंट के पास पूरा डाटा है, हर फार्मर का सॉइल सैंपल है, हर फार्मर के पास कितनी जगह है, और फार्मर वहाँ पे क्या फर्टिलाइजर डालना है वो भी उनके पास पूरा डाटा है, और वो पूरे वर्ल्ड का सर्वे करते हैं कि इस साल इस क्रॉप में बूम आ सकता है, तो वो फार्मर्स को वैसे सजेस्ट करते हैं कि आप इस क्रॉप पे फोकस करिए। मुझे लगता है अपना एरिया बहुत वास्ट है, लेकिन फिर भी शुरुआत करना चाहिए, और एक इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा फार्मर को डाटाबेस, और आपको क्या आपकी ज़मीन को कैसे सुधारे, क्योंकि हर जगह आपको क्लाइमेट अलग मिलेगा, तो गवर्नमेंट को इस पे बहुत फोकस करना चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना चाहिए, इससे किसान फिर से खड़ा हो सकता है। 100 लोगों के लिए मैं रोजगार पैदा कर रहा हूँ और रेगुलर पैदा कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि आप महीने में 10 दिन उनको छुट्टी दे रहे हैं या फिर लेबर नहीं दे रहे हैं, लेकिन रेगुलर थ्रू आउट द ईयर हम उनको काम बंद नहीं करते। पिता पुत्र की इस जोड़ी की खेती से भावनाएं तो जुड़ी हैं, लेकिन वो इसे कॉर्पोरेट की तरह चलाते हैं और दूसरे किसानों को भी कुछ ऐसा ही करने की सलाह देते हैं। अभी जो एक सिस्टम चल रहा है कि आप ग्रुप में खेती करें, तो आपका जो अगर आप प्लानिंग से करते हैं कि हम 5 एकड़ करके अलग अलग क्रॉप्स करें और ग्रुप में करेंगे, तो आप उसकी मार्केटिंग आसान कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी हो आपको उसको बल्क में क्वांटिटी चाहिए। अगर आपको केला ही एक्सपोर्ट करना है तो आपको कम से कम कंटेनर का माल तो रहना चाहिए उसमें। जो लोग आत्महत्या करते हैं या कर्जा हो गया, ये खेती में टाइम नहीं देते हैं, बाहर घूमने फिरने वाले 10 मिनट गए बाहर गए, शाम को आए, ऐसा है। खेती में ऐसा है कि कंटिन्यूस लगाओ तो 2 साल तक तो बरोबर रहेगा, और 1 साल धरती माता फिर देगी अच्छा। धरती माता कभी किसी को भूखा नहीं रखेगी। तकनीक से तरक्की सीरीज में देश के कोने कोने से उन सफल किसानों की कहानियां हैं जिन्होंने खेती में कुछ नया किया है, जिन्होंने खेती में तकनीक और मशीनरी का इस्तेमाल कर उसे फायदे का बिजनेस बनाया है।
देखते रहिए न्यूज़ पोर्टली।